कैलाश बहुत सालों से सभी सनातन हिंदू, बुद्ध, जैन, इवन बॉन रिलीजन के लिए भी एक फेथ का सेंटर है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने उस पर फेथ डाला, तो वो एक तरीके से कॉस्मिक सेंटर है। कुछ माउंटेनियर्स ने वहाँ जाके ऊपर चढ़ने की कोशिश करी। जैसे ही ऊपर जाके चढ़ना उन्होंने शुरू किया, अचानक वो बूढ़े फील होने लग गए और बहुत बूढ़े टाइप उनकी बॉडी रिएक्ट करने लग गई और वो ऊपर नहीं गए और वापस आ गए, और सब के सब विद इन 1 ईयर ओल्ड एज की वजह से मर गए। कि टाइम का इतना डिफरेंस है? टाइम का डिफरेंस नहीं है, कॉस्मिक सेंटर है। एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग पुल करता है, हर चीज़ को अपनी और अलग क्लॉक से चलाता है। अब महादेव की क्लॉक और इंसानों की क्लॉक सेम नहीं है। आप जाइए, दर्शन करिए, परिक्रमा करिए, वो ट्रैक भी करिए। देखिए, चढ़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, वो कॉस्मिक सेंटर है। मैं आपको, अगर आप सिर्फ चढ़ने की बात बोलेंगे तो मैं कह रहा हूँ चढ़ना किसी को भी नहीं चाहिए। वो कॉस्मिक सेंटर है, वो हमारे शिवा का घर है। तो युग परिवर्तन में कैलाश कितना मायने रखता है, आपको क्या लगता है? अगर एक सिंपल लाइन में बोलें, कैलाश ही युग बदलेगा। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। आपने हमारे कई सारे पॉडकास्ट कैलाश पर देखे होंगे, लेकिन यकीन मानिए ये पॉडकास्ट बहुत अलग इन्फॉर्मेशन लेकर आया है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि कैलाश बहुत मिस्टिक प्लेस है, बहुत एनर्जी से भरा हुआ है, काफ़ी अलग डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते हैं वहाँ। लेकिन आपको क्यों जाना चाहिए कैलाश, कैलाश से क्यों जुड़ना चाहिए, इस पर बात हुई है। साथ ही एक बहुत ही अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन इस पॉडकास्ट में सामने आई है, जो कि युग परिवर्तन से जुड़ी हुई है, कि कैसे कैलाश ही वो जगह है, कैलाश ही वो पॉइंट बनेगा युग परिवर्तन का। कल की अवतार पे भी हमने डिस्कशन किया है कि उनका क्या कनेक्शन है। बहुत साइंटिफिक बातें हुई हैं। आपको अभी लग रहा होगा कि बड़ा मिस्टिक सा पॉडकास्ट होगा ये, अरे कल की अवतार के बारे में बात हुई है, मल्टीवर्स के बारे में बात हुई है, लेकिन जब आप पूरा सुनेंगे ना पॉडकास्ट को, तो बड़ी गंभीर बातें हुई हैं कैलाश को लेकर। क्यों ज़रूरी है हर भारतीय का, हर सनातन धर्म को मानने और जानने वाले का कैलाश से जुड़ना। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। गुरुजी डॉक्टर राज, जो कि मिस्टिक गुरु हैं, वो आज मेरे साथ स्टूडियो में हैं कैलाश पर बात करने के लिए, शिव पर बात करने के लिए। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। नमस्कार। गुरुजी, कैलाश की बहुत चर्चा हो रही है, हालांकि हमेशा से होती हुई आई है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कैलाश के बारे में ना लोग जानना चाहते हैं। 2 पक्ष हैं, एक आध्यात्मिक पक्ष है, एक साइंटिफिक पक्ष है। लोग कहते हैं बहुत मिस्टिक एनर्जीज़ हैं वहाँ पर, शिव का घर है कैलाश, उसके अंदर एक अलग दुनिया बसी है, तमाम तरीके की बातें होती हैं। एक्सिस मुंडी का भी नाम आता है। सबके बारे में आज आपसे जानेंगे, लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा है वो ये है कि मैं कैलाश के बारे में अगर सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ तो मेरा मन तो होगा जाने का कैलाश, लेकिन मैं जाऊँ क्यों? ऐसा क्या है कैलाश में कि हर किसी को कैलाश जाने की एडवाइस दी जा रही है? तो इस पर हम बाद में आएंगे। पहले ना आध्यात्मिक पक्ष जान लेते हैं कैलाश का। इला जी, आपके साथ समझाने शुरू करने से पहले ना, मैं आपके सारे ऑडियंस से हाथ जोड़ के क्षमा याचना एडवांस में मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि इतना कुछ बताया जा चुका है कैलाश में। हो सकता है मेरा व्यू पॉइंट आप सबके लिए थोड़ा सा अलग जाए। मेरा मकसद किसी का इंसल्ट करना नहीं, किसी को हर्ट करना नहीं है। ये पर्सनल व्यू पॉइंट है जिसको एक्सप्लेन करना है, ताकि आप सबको भी समझ आ सके कि आपको कैलाश क्यों जाना चाहिए और वहाँ जाके एक्चुअली मिलेगा क्या। सबसे पहला सवाल है, कैलाश है क्या? फिर दूसरा सवाल आता है, सिर्फ कैलाश ही क्यों जाना है? फिर तीसरा सवाल आता है, कैलाश जाने से क्या ज़्यादा जल्दी हमें शिव या हमें बहुत जल्दी हमारे पाप धुल जाएंगे? ऐसा है क्या? बहुत सारी एक स्टोरीज चलती हैं, सबके माइंड में कन्फ्यूजन्स हैं। इसका आंसर ना पहला चीज से निकलता है, आपको मंदिर क्यों जाना चाहिए? क्या भगवान घर में नहीं होते? या आपके अपने घर में मंदिर नहीं आपने बनाए होते, जो स्थापना नहीं करी होती, या आप पूजा नहीं करते? सब कुछ करते हैं, फिर भी आप मंदिर जाते हैं। कुछ शक्तिपीठ में भी जाते हैं, कुछ मंदिरों के बारे में बहुत सारी महानताएं भी हैं। कहा जाता है मंदिर जाइए मन्नतें पूरी होती हैं। कुछ कहते हैं वहाँ जाइए आपके दिल के बोझ हल्के होते हैं, या फिर आपको जो भी
माफ़ी मांगना है या थैंक यू बोलना है तो मंदिर जाइए। बड़े से बड़े लोग जाते हैं, किलो किलो में सोना भी देते हैं, अपनी अपनी जितना वो सक्षम है उतना दान भी करते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं हर तरह से। तो मंदिर जाने से कुछ चीज़ अलग होती है। अगर हम समझ लें तो हमें कैलाश समझ आने का पहला बेस मिलता है इलाज। मंदिर है क्या? मंदिर हैं पावर सेंटर्स जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा फेथ डाल देते हैं। बिल्कुल। अगर हम किसी भी चीज़ में फेथ डाल दें, हिंदुज़म इसमें ना बहुत ब्यूटीफुल कल्चर है सनातन हमारा, कि हम एक पत्थर में भी देखें तो उसमें भी हम भगवान ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल। तो हमें पत्थर, हवा, आग, पानी सब में भगवान दिख जाते हैं। ब्यूटीफुल कल्चर है। तो अगर हम मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे भी हम एक भगवान देखते हैं और हम जब फेथ डालते हैं उन पे, और बहुत सारे लोग आके वहाँ पे बहुत सारा फेथ डालते हैं, तो वो पावर सेंटर्स बन जाते हैं। और वो पावर सेंटर आपके अपनी उस पावर शक्ति की ऊर्जा को इकट्ठा होने की वजह से वो आपको देने की शक्ति पैदा कर लेते हैं, तो वो मंदिर बन जाते हैं। आपके अपने घर में भी हैं, वहाँ पे आपके 4 लोग या 5 लोग या 10 लोग उस पर फेथ डालते हैं और उसको ऊर्जा का सेंटर बनाते हैं। वो छोटी ऊर्जा बनती है। जहाँ करोड़ों लोग आते हैं, बहुत बड़ी ऊर्जा का वो स्रोत बनता है। तो वैसे ही एक कैलाश बहुत सालों से सभी सनातन, हिंदू, बुद्ध, जैन, इवन बॉन रिलीजन के लिए भी एक फेथ का सेंटर है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने उस पर फेथ डाला, तो वो एक तरीके से कॉस्मिक सेंटर है। कॉस्मिक सेंटर जहाँ पे इतनी एनर्जी है कि वो आपको वापस दे सकता है। बड़े सारे उसके साइंटिफिक रीजंस भी हैं, उसकी शेप को लेके, उसकी प्लेसमेंट को लेके। कुछ मिथ हैं, यानी कुछ गलत धारणाएं भी हैं, कुछ अच्छी ठीक धारणाएं भी हैं उसमें। अगर हम अच्छी और ठीक को अगर अलग करने की और थोड़ा छोटा समझने की कोशिश करें, तो एक पॉइंट के अंदर वो एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जिसे हम धुरी कहते हैं, जो अभी आपने वर्ड मेंशन किया था, एक्सिस मुंडी। एक्सिस मुंडी वर्ड बॉन रिलीजन का वर्ड है। बॉन रिलीजन कौन सा रिलीजन? बॉन रिलीजन था, ड्रैगन किंग्स थे 10 ड्रैगन किंग्स, उनसे निकला था। तो वो बॉन रिलीजन का वर्ड था, क्योंकि वो ड्रैगन किंग्स हेवन, यानी कहते हैं आना जाना दूसरे लोक में और हमारे अपने लोक में आना जाना करते थे, क्योंकि वो ड्रैगन किंग्स थे। तो वो एक्सिस मुंडी वो पॉइंट था जहाँ 2 लोक एक साथ मिलते थे। तो ये वर्ड वहाँ से आया। तभी कैलाश पे वो सीढ़ियाँ स्वर्ग की जो बताया जाता है, जिसका महाभारत में भी डिस्क्रिप्शन है, उसको अगर हम साइंटिफिक उसमें कहें तो एक्सिस मुंडी कह दिया कि ये पॉइंट है। बिल्कुल परफेक्ट। इसी के अंदर एक बुक आई थी, कहते हैं राइटर थे अर्नेस्ट माल्दसेव, उनकी एक बुक है फ्रॉम वेयर डू वी हैव कम। वो वहाँ पे कई महीने रहे, अपने साथ पूरी टीम लेके आए। वहाँ पे उन्होंने पूरा शोध किया तिब्बतन्स के साथ चीज़ें, फिर उन्होंने अपनी बुक लिखी, डॉक्यूमेंटेड है। तो मैं जितने भी वर्ड्स और जितनी भी चीज़ें कह रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। तो जो बॉन रिलीजन, एक्सिस मुंडी भी बताया, ये डॉक्यूमेंटेड है उनकी अपनी बुक्स के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने ये बड़ा क्लियरली लिखा कि इसके ऊपर, यानी कैलाश के ऊपर किसी को नहीं जाना चाहिए। बुक के अंदर लिखा। क्यों नहीं जाना चाहिए? उन्होंने कहा इट इज़, मतलब जैसे ये है कि बहुत सारे पिरामिड हैं और बीच में बड़ा पिरामिड कैलाश है। उनका बुक के अंदर डॉक्यूमेंटेड है कि मेरे को अंदर से जब हम वहाँ रुके तो बातें करने की आवाज़ आती थी, विस्पर्स की आवाज़ आती थी, और हमने वहाँ पे अंदर से पत्थर गिरते हुए और चीज़ें, आवाज़ें सुनी हैं। तो उनके हिसाब से ये मैन मेड पिरामिड था, जहाँ पे अंदर लोग रहते हैं। अब यहाँ से शंबाला या शंग्रीला की बातें भी निकल के आती हैं। मेरे दिमाग में पहला ख्याल वही आया। तो जब हमने वो पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन उनका, मैंने पूरी बुक पढ़ी, बहुत ध्यान से पढ़ी, उन्होंने बहुत डिटेल्ड वर्णन करे उसके बारे में। वो इतने डिटेल थे कि साइंटिफिकली जब वेरीफाई करे, ईच एंड एवरी वर्ड सच निकल रहा था। तो किसी की इमेजिनेशन या फिक्शन नहीं थी वो। सेम चीज़ मैंने रामायण के ऊपर भी यही किया कि रामायण क्या एक फिक्शन है या महाभारत एक फिक्शन है? नहीं, जब हमने उसके अंदर नक्षत्र मिलाए,
उसके अंदर टाइम मिलाए, उनके एविडेंसेस मिलाए, तो दोनों किताबें सच निकली। तो सेम इसी के ऊपर भी पूरा एक वर्ड बाय वर्ड मैंने उसमें मैच करने की कोशिश करी, किसी न किसी के रिकॉर्ड्स में मिल ही जाता है। जब वो किया, लगे कई दिन, तो एंड में ये पता चला कि ये फिक्शन नहीं है। हाँ ठीक है, उन्होंने मसाला डालने के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंगली लिख दिया कई चीज़ों को, क्योंकि कोई पढ़े तो किताब तो बेचनी है उन्होंने, नहीं तो किताब नहीं बिकेगी तो फ़ायदा क्या। लेकिन जो लिखा वो सच लिखा। और जब हम उस सच की बात पे जाना शुरू करते हैं तो हमने आगे उसकी मैंने पूरी टेरिटरी पढ़नी शुरू करी कि ये है क्या, कैलाश है क्या। कैलाश यात्रा 53 किलोमीटर का स्ट्रेच है। कहने के लिए 3 से 4 दिन में हो जानी चाहिए, थोड़ा वीक कोई होता है 6 दिन तक में कवर कर लेता है, लेकिन एक मुश्किल स्ट्रेच है। वो पूरे स्ट्रेच की जब हमने जियोग्राफी देखी तो वहाँ पे 2 लेक्स का मेंशन भी आया, राक्षसतल और मानसरोवर। मानसरोवर मतलब जो ब्रह्मा जी के मानस यानी दिमाग की सोच से निकला। राक्षसतल के बारे में हमेशा रावण के बारे में साथ में मेंशन आ गया। तो आगे एक और जगह मेंशन आया कि रावण ने एक बार कैलाश पर्वत उठाने की भी कोशिश करी थी। तो मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन, हमेशा जो मैं हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता हूँ कि कितना सही, तो सबसे पहले तो मेरे को ये दिमाग में आया कि जब रावण ने वो उठाने की कोशिश करी थी तो क्या उसने 2 हाथ से करी थी या उसके 20 हाथ थे? क्योंकि 10 सर थे तो 10-20 हाथ होने चाहिए थे। बिल्कुल एग्जैक्टली 20 हाथ का मेंशन भी आया। तो रावण ने 20 हाथों से कैलाश उठाने की कोशिश करी। तो जब उसने उठाने की कोशिश करी, शिव जी ने अपना पांव रख के उसको दबा दिया। उसी टाइम उसे श्राप भी मिला कि वानर तुम्हारे अपने घर को पूरा का पूरा नष्ट करेंगे। हनुमान जी ने हनुमान जी ने किया, बहुत अच्छा मेंशन आया उसके बारे में। अब जब राक्षस तल और मानसरोवर का मेंशन आया तो इंटरनेट भरा पड़ा था इस चीज़ को लेके। अब सिर्फ इंटरनेट पे विश्वास करके समझ में नहीं आ रहा था कि राक्षस तल का खारा पानी है, उसका मीठा पानी है। ये तो सुनने की कहानी में कुछ, इसमें कोई रीजंस तो होंगे। हम पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा साइंस तो देखेंगे। एक्चुअली गुरुजी कई लोग ये थ्योरी भी बताते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, ये पुराने ज़माने में कहानियाँ चलती थी कि जो राक्षस ताल है ना, वो कहीं ना कहीं मानसरोवर का ही एक पार्ट है, और ये सारा जगह एक ही है, एक मीठा पानी है और एक खारा पानी बिल्कुल है। करेक्ट है। और ऐसा भी जिक्र आता है कि इतना पानी है मानसरोवर में कि अगर पूरी दुनिया को डुबोना चाहे वो भी हो सकता है। अब मैं आपको पूरा मेंशन समझाता हूँ इसी का। तो मैंने इसके ऊपर एक साइंटिफिक स्टडी करना शुरू किया। साइंटिफिक, कोई इसमें वो नहीं था, कोई किसी के अगेंस्ट जाने का आइडिया नहीं था। क्या होता है, हमारे जो रिलीजन के वर्ड्स होते हैं, हमारा सनातन है, हमारा एक एंगल आता है। सनातन है एक विश्वास, एक ऊपर के एनर्जी भगवान के ऊपर से जोड़ना। हिंदुज़म जो आता है वो रिलीजन आता है। हिंदुज़म है अपने जीने के तरीके को समझना और अपने आसपास के रिसोर्सेस के साथ में जोड़ना। रिसोर्सेस में हम कहते हैं हवा, पानी, अग्नि, कोई भी चीज़ उससे जोड़ना, जिससे हमारे सारे देवता निकल के आए। इवन जानवर भी उसी में से आने शुरू हुए और सारी चीज़ें उन्हीं से आई जिनसे हम जुड़ सकते थे। तो इसी तरह से हमारे भगवानों को वाहन भी मिले, फिर हम उनसे जुड़े भी। तो उन्होंने एक जीने का तरीका सिखाया। तो वो हिंदुज़म था हमारा जीने का तरीका। तो वो जीने के तरीके के अंदर कैलाश का एक बहुत बड़ा रोल आता है। वही मैं आपको साइंटिफिकली, क्योंकि हिंदुज़म ने हमें किस तरीके से जीना है, जो एक साइंटिफिक तरीके की बातें थी, लोगों को जब, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, नहीं समझ आता था, तो उन्होंने रिलीजन के तरीके से समझाया बहुत सारी चीज़। रात को नाखून मत काटिए, अब वैसे समझाएंगे नहीं समझ में आता। बिल्ली रास्ता काट गई, बहुत सारे, वो भगवान की पूजा कैसे करनी है, कैसे प्राण प्रतिष्ठा होनी है, कैसे कैसे, वो जो हिंदुज़म ने समझाया, वो समझाने के अंदर रीज़न ये था, वो सारी बातें साइंटिफिक थी, प्रूवन साइंटिफिक थी। तो वो साइंटिफिक चीज़ों को उन्होंने इस तरीके से समझाया कि आपको समझ में आ जाए और आप विश्वास करने लग जाए। तो उसमें राक्षस ताल और मानसरोवर की बात भी आती है। ये समझाने का तरीका था।
लेकिन असलियत पॉइंटर क्या था, मानसरोवर के अंदर से दूसरी रिवर निकल रही है जिससे उसका पानी अंदर से भरता रहता है और खाली होता रहता है, जिससे उसका सॉल्ट जो वहाँ पे होल्डिंग हुआ है वो शांत हो जाती है, कम हो जाती है। राक्षस ताल के अंदर से कुछ नहीं निकलता, पानी आता एक ही जगह से। अब कैलाश मानसरोवर से 4 नदियां शुरू होती हैं, इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और करनेली। अब करनेली नदी जाके गंगा में, तो गंगा का अगर आप बोले शुरुआत हाइपोथेटिकली सच में वहीं से आता है। ऐसे तो आप बोलेंगे गंगोत्री, नहीं, गोमुख से निकल रही है, नहीं नहीं, वो पीछे से कहाँ से आ रही है वहां पे जाके इधर से मेंशन आता है, क्योंकि करनेली गंगा की सब्सिडरी है। अच्छा, तो यहीं से जाके, क्योंकि आप कहते हैं ना शिवा ने धारण किया है, एक जटा खोल दी, तो वो जटा यहीं से निकलती है, बाकी फिर निकलती हुई नीचे से जाती है। तो यहीं से आता है गंगा का भी। तो अगर आप कह रहे हैं पूरी दुनिया को डुबो दें, तो जहाँ सबसे वर्ल्ड की लंबी नदी, सबसे ज्यादा पानी वाली ये 4 नदियां निकलती हैं और जिनका बहाव बहुत तेज है, दुनिया क्या वो कुछ भी डुबो सकती है। अब राक्षस ताल में क्या हुआ, राक्षस ताल में पानी सिर्फ जमा रहता है। अब असली में इनका एस्ट्रोलॉजी रीजंस बहुत क्लियर, कॉस्मिक रीजंस बहुत क्लियर नजर आते हैं। एक सूर्य है और एक चंद्र है। चंद्र चलते हैं और सूर्य में उफान आता है, तो चंद्र शांत और चलते हैं और सूर्य में अपने आप वहां पे वेव्स आती हैं। सूर्य गर्म है, मानसरोवर ठंडे हैं मन, तो ये कॉस्मिक रीजंस फिर वहीं पे आ जाते हैं। तो ये सेंटर साइंस वहां जाके जुड़ जाती है फिर से। आप कहेंगे ये कैसे, अब कोई तो कभी इसके ऊपर कोई जा नहीं सकता, कोई कुछ हो नहीं सकता, बहुत सारे मेंशंस आए इसमें। एक मैंने हर जगह मेंशन सुना 6666 का। हाँ जी, स्टोन हेंज से 6666 किलोमीटर माइल्स पे है, वहाँ से नॉर्थ पोल भी उतनी दूर एग्जैक्टली है, और उसको डबल करें तो साउथ पोल पे आता है। बहुत जगह मेंशन आया, बहुत सारी जगह सुना, गलत है, टोटल गलत है। अगेन मैंने कहा, मेरा पॉइंट व्यू था साइंटिफिकली समझना। आप गलत क्यों कह रहे हैं? स्टोन हेंज से ये अप्रोक्सीमेटली 6400 माइल्स पे है। नॉर्थ पोल से 5800 है, आसपास में भी नहीं आता, और साउथ पोल से अराउंड 14000 है। तो कैलकुलेशन में ही गड़बड़ थी। अंदाजा बना के एक स्टोरी अच्छी थी, बट एक्चुअल वो नहीं था। लेकिन यहाँ हम एक्सिस मुंडी को लेके फिर साइंटिफिक स्टडी पे आएंगे, बिल्कुल साइंस की बात करेंगे, बिल्कुल प्योर। एक्सिस मुंडी कहती है जो थ्योरी कि वहाँ से पूरे वर्ल्ड का विजन आता है और वहाँ से हम यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। तो ये तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। बिल्कुल करेक्ट। जब हम उसको आगे देखने की कोशिश करते हैं तो हमें ये चीज़ और साथ में साइंटिफिकली समझ में आती है कि वहाँ जाके ग्रेविटी अलग तरीके से बिहेव करने लग जाती है। क्या किसी व्यक्ति ने फील किया है कभी इस ग्रेविटी को? मैं बिल्कुल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिल्कुल साइंस टू पॉइंट में। एक माउंटेनियर थे, सर्जेई सिताकोव, उन्होंने ऊपर चढ़ने की परमिशन ले ली। एक ऑलमोस्ट ऊपर तक चढ़े और ऊपर जाके उनकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई, और वो उनका अपना डॉक्यूमेंटेड प्रूफ ये है कि मेरे को समझ आना बंद हो गया, सब कुछ धुंधला हो गया। जब सब कुछ धुंधला हो गया तो उन्होंने डिसाइड किया अब और ऊपर नहीं जा पाऊंगा, मैं नीचे चलता हूँ। जैसे ही उन्होंने नीचे जाना शुरू किया वो नॉर्मल हो गए। ठीक है, ये तो एक ह्यूमन था, चलो हम कहेंगे ये तो एक आदमी की कोई हो सकता है, कोई बीमारी होगा या उसके अंदर कोई एक अलग फीलिंग आ गया तो हो सकता है। लेकिन पूरे नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेड प्रूफ क्या मिलते हैं कि वहाँ पे एज बदल जाती है, बहुत जल्दी एज होता है आदमी। अगेन सुनने में स्टोरी लगती थी। ये भी उनकी बुक जो मैं अभी आपको बता रहा था, फ्रॉम वेयर डू वी कम फ्रॉम, उस बुक में भी मेंशन आता है कि सर्बिया के कुछ माउंटेनियर्स ने वहाँ जाके ऊपर चढ़ने की कोशिश करी। जैसे ही ऊपर जाके चढ़ना उन्होंने शुरू किया, अचानक वो बूढ़े फील होने लग गए और बहुत बूढ़े टाइप उनकी बॉडी रिएक्ट करने लग गई, और वो ऊपर नहीं गए और वापस आ गए, और सब के सब विद इन 1 ईयर ओल्ड एज की वजह से मर गए। अगेन डॉक्यूमेंटेड है। कि टाइम का इतना डिफरेंस है?
टाइम का डिफरेंस नहीं है, कॉस्मिक सेंटर है, एनर्जी इतनी स्ट्रांग पुल करता है, हर चीज को अपनी और अलग क्लॉक से चलाता है। अब महादेव की क्लॉक और इंसानों की क्लॉक सेम नहीं है। आपने ब्रह्म कहते साल के ईयर के बारे में सुना ही होगा जी जी। कि उनका एक दिन 4 युग होते हैं और एक रात 4 युग होते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। तो आप उनकी टाइम और हमारे टाइम को मैच नहीं कर सकते ना, तो वहां पे महादेव का टाइम चलता है, उनकी घड़ी चलती है। अच्छा, महादेव ने कैलाश को ही क्यों चुना, अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें? इसको भी हम साइंस में लेके जाएंगे। पहले चीज, महादेव हमारे पास एक फिगर्स में नजर आते हैं फोटो में, वैसे हैं? किसी ने देखा? किसी को भी नहीं पता। कोई डॉक्यूमेंटेड हुआ? नहीं हुआ। महादेव हैं कौन? वो एनर्जी जो आदि है, मतलब शुरू से है, कहीं से नहीं, मतलब ना उनका अंत है ना उनका शुरुआत है। तो एक जगह तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी ने आना ही था ना, कहीं ना कहीं आके उसने अपना कहीं एक सेंटर बनाना ही था। होंगी बहुत सारी एलियंस होंगे, बहुत सारी यूनिवर्स होंगी, बहुत सारे कॉस्मिक पॉइंट्स होंगे। मल्टीवर्स एक बहुत कॉमन चीज़ है जो जिसका मेंशन हम गीता में भी पढ़ते हैं। मल्टीवर्स है, ठीक है, लेकिन हर मल्टीवर्स के हर अर्थ पे एक पॉइंट ऑफ पावर तो बनेगा ना, तभी तो कनेक्शंस होंगे मल्टीवर्स के। और आप एक मल्टीवर्स से दूसरे मल्टीवर्स में जाएंगे कैसे, या दूसरी अर्थ पे जाएंगे कैसे? जाने के लिए कोई एक रास्ता या कोई एक यातन या कोई एक पॉइंट तो होगा जॉइंट करने का। तो अगर हम साइंस के हिसाब से समझे, नासा के हिसाब से समझे, और अगर हम एक ओवरऑल अपने विश्वास फेथ के उसमें सारे डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से समझे, तो वो पॉइंट है कैलाश। आपने नासा का नाम लिया, नासा ने भी कुछ इसको डॉक्यूमेंटेड किया है? करेक्ट। नासा ने क्या किया, नासा ने सैटेलाइट इमेज, ऑब्वियसली उनकी सैटेलाइट्स तो ऊपर है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा एक वो नहीं खोला, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड में निकाली कि इसके ऊपर हमें लाइट्स दिखती हैं, जो तिब्बतन मॉन्क्स बहुत कॉमनली बहुत लोगों ने देखी हैं, बहुत कॉमनली बोलते हैं कि लाइट्स दिखते हैं। तो लाइट्स कब दिखती हैं? जब कोई होते हैं वहाँ पे। अब वो होते हैं तो वो कहाँ से आते हैं? शंभाला में भी, मैं नहीं गया हूँ, सॉरी। तो अंदर का क्या है वो पूछेंगे तो इला जी सॉरी मैं आपको नहीं बता सकता शंभाला के अंदर क्या है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट मोर साइंटिफिकली। तो वहाँ कुछ पावर सेंटर्स हैं। हाँ, कहते हैं कि जो हमारे चिरंजीवी हैं वो वहाँ हैं या क्या है, मेरे को नहीं पता, सॉरी। मैं तो सिर्फ साइंस और बुक्स की बात कर रहा हूँ, मिथ और एक फिनोमेना की बात नहीं कर रहे, क्योंकि नहीं पता। हम आम आदमी हैं, ठीक है, हमने एक बेसिक स्टडी करी, थोड़ी रिसर्च करी, उस स्टडी के हिसाब से हम आपके बेसिक चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, बट लेकिन उतने ही पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अब उसमें क्या हुआ, मैं आपको राक्षस ताल मानसरोवर तक बताया, 53 किलोमीटर का स्ट्रेच बताया, जिसको हम कहते हैं कैलाश कोरा परिक्रमा। ठीक है, हम परिक्रमा क्यों करते हैं? अगर आप देखेंगे हर रिलीजन में परिक्रमा का महत्व आ गया। अब कैलाश के अंदर जब महत्व की बात बोले तो 4 रिलीजन का महत्व आया। हिंदू, जो कहते हैं हमारे शिवा का घर है, बुद्धिस्ट जो अपने जो इनकारनेशन, जो बुद्धा के इनकारनेशन आए थे, देमस्पक, उनके बारे में बात करते हैं, देमशॉक के बारे में। वो इस जगह को भी देमशॉक के नाम से ही बोलते हैं, बार बार कैलाश नहीं बोलते। जब हम जैनियों की बात बोलते हैं तो जो उनके पहले तीर्थंकर थे बुद्ध देव, उनको यहाँ पे इनलाइटनमेंट मिली थी, ठीक है, तो वो अष्टपीठ की बात बोलते हैं इसको नाम से। जब हम बॉर्न रिलीजन की बात बोलते हैं तो ये मुंडी के नाम से बोलते हैं कि ये सेंटर आ गया। तो ये 4 रिलीजन सीधे सीधे इसके ऊपर डालते हैं पॉइंट। अब हमारा मानना ये है, देखिए, जो मैं मिथ्स और उसमें नहीं जा रहा, कि अगर हम ये सवाल उठाएं भगवान है कौन, ये सवाल उठाएं, मैं किसी का कुछ वो गलत उस पर नहीं जा रहा, भगवान क्या है? हमने एक बचपन में कहानी सुनी थी, एक बहुत बड़ा हाथी है, उसके पास 4 आदमियों को छोड़ दिया गया आंखें बंद करके। एक ने उसके पैर को छुआ, कहता जी ये तो खंबा है। एक ने पूंछ को पकड़ा, कहता ये तो सांप है। एक ने कान पकड़ा, इसने कहा ये तो पंखा है। तो भगवान एक वो है
जिसको पूरा किसी ने नहीं देख पाया, हम में से किसी की क्षमता ही नहीं है उनको देखने की। वो इतने महान और इतने बड़े हैं। गुरुजी टॉपिक से थोड़ा सा भटक जाएगा, पर मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न आ रहा है। जब हम गीता पढ़ते हैं, वेद व्यास जी ने लिखी है, व्यास जी तो बिल्कुल सच ही लिखेंगे, महाभारत लिखी है, उसी का पार्ट गीता है। गीता में तो अर्जुन को ईश्वर ने पूरे जो दर्शन दिए श्री कृष्ण ने गीता के ज्ञान के बाद, तो वेद व्यास जी के वर्णन में तो वो कृष्ण जैसे हैं, हम तो वैसे ही इमेजिनेशन रखेंगे। देखिए, तो हमने एक तरह से इमेजिनेशन में तो देखा है कृष्ण को। आप इनको ना फिर दोबारा साइंटिफिक ले जाइए। उन्होंने यूनिवर्स दिखा दी, ठीक है, उन्होंने यूनिवर्स दिखा दी एक करेक्टर सा बना के, करेक्ट। अब ऐसे बोलेंगे दशावतार भी लिखे थे। दशावतार तो हमारे फेजेस ऑफ अर्थ हैं। फिर साइंस की बात कर रहे हैं हम थोड़ा धर्म से हट के साइंस पे जा रहे हैं इस पॉइंट को लेके। तो भगवान भी इतने बड़े हैं कि जिसको पूरा नहीं देखा, हाँ, लेकिन हमने इमेजिन करके उनकी एक शेप बना ली। तो जिस रिलीजन ने उनका जोन सा पार्ट देखा, उसको वो बता दिया, उन्होंने कि वही ईश्वर बता है। दिया। तो जिन्होंने एक साइड देखी, उन्होंने कहा ये हमारे दमशक हैं, किसी ने कहा हमारे तीर्थंकर हैं, हमने कहा हमारे शिव हैं। तो जिन्होंने जो हिस्सा देखा, उन्होंने उतना हिस्सा बता दिया। सब सही बता रहे हैं, गलत उनमें से एक भी नहीं बता रहा, सब ठीक है। लेकिन पूरा किसी के पास नहीं है। या तो सब एक साथ बैठ जाएं, एक साथ मिल जाएं और सब एक सोच बना लें, तो शायद हम करीब करीब पूरी एक छवि बना पाएंगे। तो गीता के अंदर क्या हुआ, कृष्ण जी ने पूरा का पूरा यूनिवर्स ही दिखा दिया। अपना मुंह खोला, पूरा यूनिवर्स दिख रहा है, ये देखा तो इसमें पूरी दुनिया दिख रही है, पावर दिखी तो इतने सारे हाथ और एक फिगर दिख रही है। तो एक इमेजिनेशन बना दी कि जो आप सारा देख रहे हो ये मैं ही हूं, यानी सब कुछ। अब देख कैसे सकते हैं कंप्लीटली, हम तो पहुंचेंगे ही नहीं। तो ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अर्जुन के पास सपोर्ट था, भगवान साथ खड़े थे, तो ठीक है, मान सकते हैं। उनको पता नहीं किस साइड से उन्होंने क्या दिखाया, हम तो थे नहीं उस टाइम, हम तो सिर्फ किताबें देख के समझते हैं। बट इन टोटलिटी कंप्लीट तरीके से मेरे को नहीं लगता किसी को भी देखा। लेकिन जितनों ने जो भी हिस्सा देखा वो सच देखा। तो भगवान तो है, ठीक है ना। अब वही कैलाश का पॉइंट है। अगर 4 रिलीजन ने 4 किताबों में इतने सदियों से लिख दिया, और हिटलर जैसे ने पता नहीं कितनी टीम्स भेज दी वहाँ पे चेक कराने के लिए, क्योंकि हिटलर ने इंडिया में भी भेजी थी विमान शास्त्र को समझने के लिए। आपको एक बहुत छोटा सा फैक्ट बताते हैं, जो वर्ल्ड वॉर हिटलर वाली थी उसमें जितने प्लेन क्रैश हुए थे ना, जितने क्रैश हुए थे, उतने प्लेन आज हमारी लाइफ में प्रेजेंट में एग्जिस्ट भी नहीं करते। उससे ज्यादा प्लेन क्रैश हो गए थे। तो किसी न किसी के पास शास्त्र बहुत स्ट्रांग था जो इतनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर ली उसने। बिल्कुल। तो हिटलर ने इंडिया भेजा था, और सबसे पहली बात, सबसे पहला प्लेन इंडिया में उड़ा था चौपाटी पे। राइट ब्रदर्स ने नहीं उड़ाया था, वो सेकंड था। पहला प्लेन इंडिया में चौपाटी में बॉम्बे में उड़ा था, मुंबई। तो आप गूगल कर लीजिएगा। तो पॉइंट ये है कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग थी। अब कैलाश क्यों जाना चाहिए, कैलाश क्यों हमें फिर दोबारा सेंटर कॉस्मिक का बना के उसको विजिट करके वहाँ तक पहुँचना चाहिए? कारण बड़ा सिंपल है। जब हम उसमें वो फेथ डालेंगे, जब हम वो सारी चीज़ें फिर दोबारा पावर चर्निंग, यानी वो हमें वापस देंगे, जो मैं आपको मंदिर में और वो सारा एग्जाम्पल दे रहा था, उससे ये सारी चीज़ें धीरे धीरे फिर से खुल के हमारे सामने आने लग जाएंगे। जो चीज़ों आप शंभाला वगैरह की बात कर रहे हैं, शंभाला तो एक छोटा सा मतलब पार्ट है। जो भी वहाँ पे डिवाइन एनर्जीज हैं या जो भी रहस्य छुपे हैं। मैं आपसे एक सिंपल चीज़ है, हम बोलते हैं पिरामिड्स एलियंस ने बनाए, कोई कहता है भगवान ने बनाए, वो किसने बनाए? और एक बिग मैन, वेरी टॉल मैन का मेंशन हर किताब में आता है, हर रिलीजन की, कि बहुत बड़े साइज का कोई आदमी आया और उसने आके हमें काम सिखाया। हर मेंशन, हर बुक में, हर रिलीजन में, हर जगह मेंशन आता है। कैलाश से नहीं, एक जनरल रिलीजन। अच्छा। हम इंडोनेशिया के पिरामिड्स में भी आता है, सब जगह आता है कि कोई बहुत बड़े साइज का आया था, उसने सिखाया। तो वो कौन था? अब उसके लिए जो हमारे को रिवीलिंग आने की बात, जब उस पावर से किताबें खुल के पन्ने पलटने की बात आएगी, कैलाश एक वो कॉस्मिक सेंटर है जो हमारे लिए बहुत सारे पन्ने पलटाएगा और खोलेगा, हमें वो नॉलेज देगा जो हम डिजर्व करते हैं। उसको बंद नहीं करना चाहिए।
अब वो चीज़ जो हमारे को शक्ति देगी या हमारे को नेक्स्ट फ्यूचर में लेके जाएगी या फिर अगले युग में लेके जाएगी, मेरा अपना पर्सनल साइंटिफिक पूरे स्टडी के बाद मानने में है कि वो वहीं से निकलेगी। क्योंकि कॉस्मिक सेंटर है तो कॉस्मिक सेंटर उस कनेक्ट को बिल्ड करेगा, यहाँ पे हमारे को एक सेफ्टी पॉइंट भी पैदा करेगी। जब युग बदलेगा और सब कुछ प्रलय में जाएगा तो बचाने का तरीका भी वहीं से निकलेगा, चाहे वो शंबाला होगा या कौन होगा, मैं उसके बारे में नहीं समझता, लेकिन साइंटिफिक इंडिकेशन सारे के सारे यही समझाते हैं कि यहीं से सब कुछ निकलेगा। गुरु जी, अगर युग परिवर्तन होने वाला है तो क्या अभी से तैयारियां शुरू की जानी चाहिए? देखिए, ये तो कॉमन सेंस है, कुछ भी होने वाला है उसकी तैयारी तो आज ही करेंगे ना। बट कलयुग तो बहुत बचा है ना अभी। बहुत और कम और ज्यादा का कैलकुलेशन नहीं है, तैयारी की कैलकुलेशन है। तो आप कहेंगे मैं आखिरी के 10 साल बचेंगे मैं तब तैयारी करूंगी, या 100 बचेंगे या 1000 बचेंगे या लाख बचेंगे, आप पहले वही डिसाइड कर लेंगे, आप होंगे तब। तो फिर आप अपनी जनरेशंस को क्या देंगे, तैयारी आज देंगे या तब देंगे? आज आप देंगे तो वही आपकी जनरेशन कैरी करेगी ना नेक्स्ट। तो हमें तो जो डालना है आज डालना है। हमारा क्या है, हमें जीना कहाँ है, आज में जीना है। आज की जो तैयारी होगी वो फ्यूचर के अंदर जाके आपको रिजल्ट्स देगी। तो कैलाश इतना महत्वपूर्ण स्थान है जो युग परिवर्तन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। 100%। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम उसकी पूरी कोरा यानी परिक्रमा की बात करते हैं, वहाँ पे एक स्थान आता है कैलाश पादुका। एक ही पॉइंट आता है जहाँ हम कैलाश को टच कर सकते हैं, बाकी सब जगह रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अगर हम एज अ ह्यूमन की बात बोले, एक पॉइंट आता है जहां हम टच कर सकते हैं। अब अगर हम वहां टच करते हैं और वहां हम उसी महादेव के लिए याचना डालते हैं और वहीं पे हम अगर एक पूजा करते हैं तो वो हमें रिटर्न देने की पूरी क्षमता रखता है। अगेन मैं रिसर्च बेस्ड कर रहा हूँ, कोई लोग अभी तक पूजा नहीं करते हैं, मेडिटेशन भी सिर्फ मानसरोवर पे होती है, लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग कि अब मैं सिर्फ वही बात बोल रहा हूँ जो मेरे रिसर्च पॉइंट पे जा रही है कि अगर हम वहाँ पे पूजा करें जहाँ पे हमारे पास एक्सेस है, हमें वहाँ से प्राप्ति बहुत जल्दी होगी, उस नॉलेज की, उस चीज़ों की और उस पावर की हमें वो चीज़ मिलेगी जो हमें आज तक हमसे लुप्त है या फिर हमें अभी नज़र नहीं आती है। हमारे पास इतना साइंटिफिक कैलकुलेशंस थी। अभी महाकुंभ का ही आप एग्जांपल देख लीजिए, हमें कितने सालों से पता है बृहस्पति की चाल का। जब लोगों को ये भी नहीं पता था या नासा को ये भी नहीं पता था कि इनका नाम बृहस्पति रखना है, तो हमने तो पहले ही नाम रख दिया था और हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन पता थी 12 साल की, क्योंकि हर नक्षत्र और हर चीज़ की हम अपने पंचांग से देख लेते थे। आज वही पंचांग हमारे नासा पे डिपेंड हो गया, लेकिन पहले वो पंचांग नासा पे नहीं था, कैलकुलेट करते थे पूरा। वही कैलकुलेशंस की जो शक्तियां थी या वो तकनीक थी, वो आज कहाँ है। मैं भी ज्योतिषी हूँ, बहुत सारे ज्योतिषी हैं, कितनों के पास ऐसी तकनीक है कि उनके पास पंचांग नहीं है और या फिर वो पंचांग बना सके या कुछ गणना कर सके बिना नासा की मदद के, लुप्त हो गई, छुपा दी गई। तो वो जो चीज़ों की धीरे धीरे फिर से प्राप्ति होनी है, वो आएगी कहाँ से, जहाँ पे शक्ति का स्रोत होगा, और वो कैलाश है। मेरी गणना के हिसाब से कैलाश है। करेक्ट। क्यों? क्योंकि वहाँ वो पावर है और वो सारे चीज़ों की ताकत है और वो सारे सिंबल या साइंस हैं जो हमें ये साइंटिफिकली भी दिखाते हैं कि देखिए इस जगह में चीज़ें नॉर्मल की तरह काम नहीं करती हैं, पैरानॉर्मल काम करती हैं, जो इंग्लिश का वर्ड है। जहाँ पैरानॉर्मल काम करती हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जो हमारे अपने समझ से आगे होती हैं, परे होती हैं, लेकिन अगर हम उनसे जुड़ेंगे तो हमारे को वो चीज़ों की प्राप्ति मिलेगी ना। हमें जब जुड़ने ही नहीं दिया जाएगा तो हम कहाँ से प्राप्ति करेंगे। तो वो तभी अगर हम सब के सब जहाँ जाने लग जाएं। अब जैसे महाकुंभ भी देख लीजिए, इतने करोड़ों लोग गए, इतने करोड़ों लोगों ने वहाँ पे जाके अपना पूरी फेथ डाला। तो जिन्होंने भी जाके स्नान किया, मेरे को भी जाने का मौका मिला, जो उन्होंने एक ऊर्जा की शक्ति दे ली। मेरे से पूछा गया जब मैं वहाँ पहुँचा कि और जब मैं स्नान लेके निकला, कैसा लगा आपको? मेरे साथ 4 और लोग भी थे, उनका था पानी बहुत ठंडा था, एक ने कहा, कहते हैं इधर से वो पानी का बहाव बहुत तेज़ था, ऐसा करके जवाब दिया। मेरा पहला जवाब पता क्या था?
कि कहीं पे मेरे को ये लगा कि यहाँ पे ना ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग हो रही है। जब मैं बैठता हूँ और जब मैं निकलता हूँ उसके अंदर मेरी पूरी ऊर्जा ही बदल गई। तो ग्रेविटी बहुत अजीब तरीके से काम कर रही थी उस टाइम। वो सब अब मैंने एनर्जीज का, इतनी सारी एनर्जीज वहां पहुंची हैं, तो करेक्ट कुछ तो एक ग्रुप बना होगा ना। करेक्ट अब अगर मैंने ग्रेविटी वर्ड यूज किया, हम्म यही सेम ग्रेविटी अब हम कैलाश पे वर्ड को यूज करते हैं। हम्म चाइना ने एक बारी अपना हेलीकॉप्टर भेजा, हम्म देखते हैं हम इसके ऊपर से क्या है देखें। चाइना के हेलीकॉप्टर का एक एल्टीट्यूड पे पहुंचना, पूरा उन्होंने पहले तो वेट किया, जो डॉक्यूमेंटेड है उन्होंने वेट किया ऑलमोस्ट 1 महीना कि हेलीकॉप्टर तब उड़ाएंगे जब पूरा वेदर चीज सब कुछ समझ जाएंगे, कैलकुलेटेड होगा, हेलीकॉप्टर जाएगा। हेलीकॉप्टर जब उड़ा, एक एल्टीट्यूड पे पहुंचा, जैसे ही वो उस एल्टीट्यूड पे पहुंचा, सबसे पहला वहाँ पे अचानक मौसम बदल गया जो किसी कैलकुलेशन में नहीं था। अचानक सारे काले बादल आ गए, अचानक बिजली कड़कने लग गई, पूरा ढक गया और हेलीकॉप्टर के अंदर उसका जो मीटर होता है, जो कहते हैं जो नॉर्थ और उसको पूरा दिखाता, वो पूरा रोटेशनल घूमने लग गया और उसको कोई डायरेक्शन नहीं पता थी। आ गए वो नीचे, सब सेफ थे। लेकिन उसके बाद चाइना ने डिसाइड किया कि हम कभी इसके ऊपर से भी फ्लाइट नहीं जाने देंगे और कोई इसके ऊपर हेलीकॉप्टर भी नहीं जाएगा और कोई मैन भी नहीं जाएगा, आदमी भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मिला रेपा का एक मेंशन आता है, एक ही ह्यूमन थे जो कभी ऊपर चढ़े, लेकिन वो भी तांत्रिक थे, तंत्र की शक्ति से कहीं वो ऊपर चढ़े। लेकिन जब वो चले गए और जब वो वापस आए, आज तक उन्होंने कुछ नहीं बोला उसके बारे में। तो उनको भी कुछ अलग ही फील हुआ होगा। जो इतना बड़ा ग्रुप भेजा यूएसएसआर ने, रशिया ने, उस टाइम तो यूएसएसआर था, तो उन्होंने भी आके कुछ डिस्क्लोज नहीं किया और उन्होंने भी यही बोल दिया किसी को नहीं जाना चाहिए। किसी ने ट्राई भी किया तो वो एक पॉइंट पे आके हट गया। अगर हम इसी में चले जाएं तो एक और थे, रेनहोल्ड मेसनर, उन्होंने 18 पीक्स क्लाइंब करी, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। उनको मौका दिया गया, इनवाइट भेजा गया और उन्होंने वो आए, रिसर्च किया और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मैं इस पे नहीं चढ़ूंगा। जबकि सब रिसोर्स और सब कुछ उनको मिलता था, उन्होंने भी मना कर दिया कि मैं नहीं चढ़ूंगा। अगर इतने सारों ने मना कर दिया, फ्लाइट ऊपर से नहीं जाती, कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ है। ठीक है, हमें नहीं बताया जाता, गवर्नमेंटों को कुछ पता होता है, शायद वो हमें वो नहीं बताते, बट जितना मैंने स्टडी करके साइंस से निकाला, वो कॉस्मिक सेंटर है, जो वो एनर्जी का पॉइंट है जहाँ पे अगर हम जाएं तो बहुत कुछ खुलेगा, बहुत कुछ हम सीखेंगे और वो यात्रा हमारी खुद की ज़िंदगी भी बदलेगी और वो ज़िंदगी को आगे अच्छा भी करेगी। ठीक है, शायद पाप ना धोए या वो ना धोए, वो सब में नहीं जा रहे हम, थोड़ा साइंस की बात अगर हम करें तो वो हमारे लिए एक एक करके पन्ने खोलेगी उन चीज़ों के जो आज तक बंद पड़े हुए हैं। तो कैलाश किसी भी तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जाने के लिए खुलना चाहिए। जैसे बाकी सारे जगहों पे पूरे रास्ते बना दिए गए या फिर वहाँ पे जाके पूरा उनके लिए अरेंजमेंट, सेफ्टी सब कुछ किया गया, महाकुंभ में तो करोड़ों के लिए किया गया, वैसे ही कैलाश के लिए भी गवर्नमेंटों का मुहिम होना चाहिए कि वो सब मिलके खोलें ताकि हम सब जाके वहाँ से वो चीज़ें अर्जित कर सकें और ले सकें। हम कैलाश पे इतनी देर से गुरुजी बात कर रहे हैं, आपने बहुत सारे साइंटिफिक प्रूफ दिए, हमने पूरा वैज्ञानिक तौर पे बात किया, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये बात भूल जाते हैं कि प्रकृति कभी भी अपने रहस्य ना उजागर ऐसे नहीं करने देती है। तो आपको नहीं लगता कि अगर सबके लिए वो एक्सेसिबल हो गया तो दोहन भी हो सकता है कहीं ना कहीं प्रकृति का? देखिए, पॉइंट बड़ा सीधा सा है। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो मैंने आपको बोला महाकुंभ में मैं गया, बहुत अच्छा लगा। अगर आप प्रकृति की बात बोलेंगे तो अगर ज़मीन की तरफ भी देखेंगे कितना उसमें गंदगी हो गई, तो आप बोलेंगे पूरी प्रकृति खराब कर दी। आप सड़कें देखें, पोल्यूशन देखें, ट्रैफिक कितना फंसा, कितनी तकलीफ हुई, खाना तक अंदर नहीं मिल रहा था। अगर उस तरीके से देखेंगे तो प्रकृति खराब कर दी, कितनी लोगों की जान भी चली गई, चीज़ें हो गई, तो ह्यूमन की लाइफ का भी लॉस हुआ। तो क्या महाकुंभ बंद कर दें? तो बस यही आंसर सीधा सा है। यही इसी के लिए नहीं है, मंदिरों के लिए भी चले जाइए। आप इतने बड़े वैष्णो देवी में जाइए, उन्होंने इतने रास्ते काटे, तो क्या उन्होंने प्रकृति पूरा पहाड़ खत्म कर दिए? तो जाना बंद कर देना चाहिए, कुछ ही लोगों के लिए रहने देते हैं। तो फिर कैलाश को हम कैसे बंद रख लेंगे?
बाकी सबके लिए आप सब कहते हैं ठीक है, 60 करोड़ आदमी जाए ठीक है, पूरी की पूरी सिटी में इतना प्रकृति की चीजें हिल गई। गुरुजी मैं चढ़ने की बात कर रही थी। आप जाइए, दर्शन करिए, आप परिक्रमा करिए, वो ट्रैक भी करिए। देखिए चढ़ना ही नहीं चाहिए, वो हाँ, कॉस्मिक एग्जैक्टली। सेंटर है। मैं आपको, अगर आप सिर्फ चढ़ने की बात बोलेंगे तो मैं कह रहा हूँ चढ़ना किसी को भी नहीं चाहिए, वो कॉस्मिक सेंटर है, वो हमारे शिवा का घर है। हम है ही नहीं उनके लिए चढ़ने के लिए। हमें परिक्रमा करके चढ़ वहाँ पे कहते हैं कैलाश पादुका पे जाके अपना नमन करके वहाँ से शक्ति अर्जित करके अपनी जिंदगी को और अपने अगले जीवन को बदलना चाहिए। ये अर्चना है। अच्छा, आपको क्या लगता है, आपने कहा कि कॉस्मिक सेंटर है और हमने मल्टीवर्स का भी अभी डिस्कशन किया, तो क्या वाकई में कैलाश ही वो स्थान है जो कि बाकी अलग अलग ब्रह्मांडों से जुड़ा हुआ है? अगर ऐसा है तो क्या होता है, कौन उसका इस्तेमाल कर रहा है, वहाँ होता क्या है? देखिए, आप अगर मेरे से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं कहूँगा मैं तो कभी नहीं गया। बिल्कुल, कोई भी नहीं गया ठीक ऊपर, है, तो किसने ही जाके अपना मैं नहीं एक्सपीरियंस गया। शेयर किया हो? मैंने तो सिर्फ आपको एक साइंस के पॉइंट्स के अंदर हिसाब में बोला। होता क्या है, जहाँ पे अचानक हमें ये लगता है कि ये ग्रेविटी बदल गई, हम्म जहाँ पे आके हमें ये लगता है कि हमारे समय का सिस्टम ही बदल गया, अचानक तेज चलने लग गया, जहाँ के पहुँच के हमें ये समझ आया कि हमारे शरीर अभी उस तरीके के लिए तैयार ही नहीं है कि वहाँ जाते ही नष्ट हो जाते हैं। जहाँ की इसका मतलब वहाँ पे स्रोत बहुत ज़्यादा है ऊर्जा का, तो कुछ तो अलग है। वहाँ इतना जल निकलता है। अगर मैं आपको इसको एग्जाम्पल अगले साइंस के एग्जाम्पल से दूं तो न्यूक्लियर रिएक्टर, शिवलिंगम और कैलाश, तीन एक कैटेगरी में आते हैं। एनर्जी है। जब भी न्यूक्लियर रिएक्टर होगा पानी चाहिए। शेप क्या होती है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर, पूरी दुनिया के उठा के देख लीजिए, शिवलिंग जैसे। परफेक्ट। कैलाश भी उसी में से ही आते हैं। पिरामिड्स डॉक्यूमेंटेड है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो अगर इंडिया का पिरामिड निकल आया या चाइना में यहाँ ये हमारा कैलाश निकल आया तो क्या गलत है? जो हाईएस्ट पिरामिड है वो 1000 मीटर क्रॉस नहीं करता। अगर ये 6818 मीटर पे पहुंच गया तो बहुत स्ट्रॉन्ग पिरामिड है। लेकिन पिरामिड कैसे हो सकता है गुरुजी? हमने जितने भी मैन मेड पिरामिड देखे हैं सब बहुत अलग स्ट्रक्चर के हैं। कैलाश का तो एकदम देखते ही अलग समझ आ जाता है कि कुछ सुपर नेचुरल है, ये मैन मेड हो ही नहीं बिल्कुल सकता। करेक्ट। मैन मेड तो वो वाले भी नहीं है ना, मैंने तो कभी वर्ड ही नहीं यूज कर रहे कि वो मैन मेड पिरामिड्स थे। पिरामिड्स थे और उस जमाने में उतना बड़ा पत्थर उठाने की कैपेबिलिटी भी नहीं थी और फिर भी बन गए, जिसका मैंने अभी आपको मेंशन किया था। एक बहुत बड़ा आदमी हर उसमें किताब में आया, किताब में आता है कि वो सिखाते थे कला, सिखाते थे, करवाते थे और चले जाते थे। तो वो कौन थे? अगर हम ऐसे पूछें तो कौन थे, तो शायद भगवान ही आते थे ना, शिव ही आते होंगे। बस यहीं से जवाब निकलता है। तो जब वो दूसरों को सिखा के गए तो जहाँ पे उनका खुद का घर है वो हमें नहीं सिखाएंगे। अगर हम वहां तक पहुंचे तो सीखेंगे ना। कारण ये है कि बंद है, बहुत कम लोग जा पाते हैं। जो जाते हैं हर आदमी वहां पे एक नई ऊर्जा के बारे में बताता है। और वही वाली कहानी जो अभी मैंने आपको सुनाई कि एक हाथी, तो हर आदमी आके अपनी एक नया वर्णन सुनाता है अपने वहां पे क्या उसको लगा। हर आदमी का एक नया वर्णन है। मैंने कम से कम नहीं तो 400-500, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाया मैं, 400-500 लोग जो वहाँ गए उनसे बात करें। ओके। सबके वर्णन अलग अलग है। किसने कुछ फील किया, किसने कुछ फील किया, लेकिन फील सबने किया। कोई तो ऐसा होता है जिसको कुछ फील नहीं हुआ, सिर्फ चक्कर काटा आ गया। माउंटेनियर हो सकता था, अच्छा ट्रैकर हो सकता था, लेकिन सबने कहा हमें हुआ। एक आदमी ने भी ये नहीं बोला उन 400 के आसपास में कि मेरे को नहीं हुआ। तो कुछ तो है। वो क्या है, जब तक हमारे लिए खुलेगा नहीं और हम सब जाएंगे नहीं और हम जाके रेगुलरली देखेंगे नहीं और वो पन्ने खुलेंगे नहीं, किसको क्या पता। तो वहाँ जाना, समझना, फील करना, वो कैलाश है, वो कॉस्मिक पॉइंट है, वो मल्टीवर्स का एंट्री एग्जिट पॉइंट है। महाभारत में मेंशन आता है इसका, पांडवों के टाइम पे, कि वो वहीं से स्वर्ग में गए।
उनका भी मेंशन आता है, लेकिन वो भी सारे नहीं पहुंच पाए। अगर आप उसमें देखें सिर्फ युधिष्ठिर गए थे, तो उसके अंदर भी यही आता है ना कि चढ़ा नहीं गया। तो किसी ने कहा ठीक है, अब ह्यूमन वो हमारे से फिर भी पहले के थे, द्वापर के थे, हम तो कलयुग के, हम तो और कमज़ोर हैं। तो जब हम कमज़ोर हैं तो हमारे में कितनी शक्ति, हम चढ़ नहीं पाएंगे। तो चढ़ना किसी को भी नहीं है, हमें किसी को भी वहाँ जाके ऐसी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिव का घर है, वो तो पवित्र ही रहना चाहिए। हाँ, आप बोलिए उसकी परिक्रमा करनी चाहिए, वहाँ जाके पूजा उनकी करनी चाहिए, वहाँ से शक्ति जो अर्जित होगी वो हमारी सबकी ज़िंदगी बदलेगी और वो रास्ता खोलेगी उस दूसरी कॉस्मिक दुनिया या उस मल्टीवर्स का, जो हमारे से अभी तक अभिन्न है और हमें उसके बारे में अभी कोई ज्ञात नहीं है। और शायद वहीं से हमारे जो रास्ते खुलेंगे और जो उनके साथ जुड़ पाएंगे शक्तियाँ, वही दूसरे युग तक पहुँचेंगे। गुरुजी, एक सवाल और है। कैलाश 1962 में हमने खो दिया वॉर में, उसके बाद से वो चाइना के पास है। आपको नहीं लगता कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चाइना की जो कंडीशन थी, जर्मनी ने जो हाल किए थे चाइना के जापान के साथ मिलके, उसके बाद ये कंट्री इतना डेवलप कर गई और आज अमेरिका को टक्कर दे रही है? अगर हम देखें तो सच में दो बड़ी महाशक्तियां हैं, एक अमेरिका और चाइना भी महाशक्ति के रूप में उभर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइना ने कहीं ना कहीं उन रहस्यों को, उनमें से देखिए बहुत सारे रहस्य तो अभी तक उजागर नहीं हुए हैं, टैप कर लिया है कैलाश के थ्रू, और यही वजह है कि वो इतना ग्रोइंग कंट्री के रूप में उभरा है लास्ट कुछ ईयर्स में? देखिए, जब मैं आपको अडोल्फ हिटलर का जवाब दे रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है कि कम्युनिस्ट वालों ने छोड़ दिया होगा? फिर उन्होंने बंद ही क्यों कर दिया आम आदमी के लिए? हाँ, नजदीक भी नहीं जाने दिया, किसी भी आम आदमी को नजदीक नहीं जाने दिया। अब उनमें से कोई जा रहे हो, वो कोई डॉक्यूमेंटेड आए नहीं, कुछ तो निकाला ही होगा ना उन्होंने, कुछ तो वो न्यूक्लियर पावर या चीजें या जो वहाँ की शक्तियाँ उनके कहीं ना कहीं तो आई होंगी ना। डेफिनेटली आई होंगी, मतलब क्योंकि अदरवाइज जो जितना ग्रोइंग कंट्री बन गया है अब चाइना, विदाउट कुछ मेटाफिजिकल और कुछ डिवाइन इंटरफेरेंस, तो ये संभव थोड़ा मुश्किल लगता है। ईला जी, आज के पॉडकास्ट का ना सबसे ज़्यादा असर आप पे हुआ है मेरे ख्याल से। आपको वो चीज़ों का ज्ञात हो रहा है, शायद कई लोग उतने डीप तक नहीं सोच पाए, आप ऑब्वियसली सोच पा रहे हैं, इसीलिए इतनी चीज़ें अर्चित हो रही हैं या निकल रही हैं। नहीं तो कहाँ से आती, कहाँ है चीज़ें? वो वही हैं। ये साइंस कहीं लुप्त नहीं हो गई कि चले नहीं गई, डिस्ट्रॉय नहीं है, तो कहीं पे तो पड़ी है ना। बिल्कुल। तो वो जो मेरे अभी सिर्फ साइंस के हिसाब से, अगेन मैं रिलीजन उस पे नहीं जा रहा, बिलीफ पे नहीं जा रहा, फेथ पे नहीं जा रहा, कोई किसी एक रिलीजन के नाम से नहीं जा रहा। हमारी धरती दूसरी जगहों से जुड़ने के लिए किसी एक पॉइंट से तो जुड़ेगी। बिल्कुल। वो पॉइंट के पास, इस जगह के पास इतनी ताकत तो होगी कि वो पूरी एनर्जी को सोच कहते खींच सके और फिर उसको छोड़ भी सके, पहला चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ पे भी हम एक पॉइंट के ऊपर कोई तो एक सेंट्रिक पॉइंट, चाहे राउंड हो चाहे कुछ हो, बनाना ही पड़ेगा। फिर कहीं ना कहीं से, क्योंकि हमारे अंदर अभी नीचे सेंटर में, कोर में आज भी लावा और हीट है, जिससे हमारी ग्रेविटी जनरेशन और चीज़ें का काम होता है, उसका कोई कनेक्टिंग पॉइंट भी होगा। फिर उसको शांत करने के लिए साइंटिफिकली अगर हम सोचें तो पानी का स्रोत भी चाहिए होंगे। पानी के स्रोत के अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट और मिनरल भी आने चाहिए जो नॉर्मल उसमें से अलग होते हैं। ये सब चीज़ें तो कैलाश में दिखती हैं, शेप दिखती है, जिस शेप से हमने इंस्पिरेशन लेके चीज़ें बनाई वो दिखती है, वो जितने रिसोर्सेज उस चीज़ को संभालने के लिए चाहिए वो सारे वहीं दिखते हैं। फिर जहाँ पे भी, जैसे अब न्यूक्लियर रिएक्टर भी चलता है तो उसके अंदर आसपास में क्या नेचर में चेंजेस आती हैं वो उस पॉइंट पे भी दिखती हैं। लेकिन हमें एक चीज़ समझ में आती है कि जो मैन मेड न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है और एनर्जी बहुत अंदर खींच के रखता है। तो स्रोत है, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो वो एनर्जी सारी फ्लक्चुएट होती भी दिखती है और किसी के बस में भी नहीं आता कि उसके नज़दीक जा सके, क्योंकि वो रेडिएशन जो चाहे उसके अंदर बंद है, उसको वो खींच के भी रखता है और वहाँ पे है, वो प्रूफ भी होती है, फील भी होती है। आप उसके एक नज़दीक के उससे चक्कर एक परिक्रमा करते हैं, आपको पूरा अपने अंदर वो सारी चीज़ें अर्जित होती, महसूस भी होती हैं।
एक आदमी भी आज तक कभी आके ये नहीं बोला मेरे को कुछ नहीं लगा। तो कुछ तो होता है ना। जब इतनी सारी चीजें होती हैं अननोन, तो हम शायद उतना समझ नहीं रखते, लेकिन हम इतना तो समझ रखते हैं कि अगर हमारे में कुछ अच्छा या अच्छे बदलाव होते हैं वहाँ जाने से, तो हमें जाना चाहिए। इसी वजह से हम मंदिरों में जाते हैं, या इसी वजह से हम महाकुंभ होके आते हैं, या इसी वजह से हम चार धाम लेपल जाते हैं। बिल्कुल, और गुरुजी ये पॉडकास्ट करने का पर्पस ही यही था कि हम जिस कैलाश के बारे में इतने दिनों से हमने तो कई सारे पॉडकास्ट किए हैं अलग अलग लोगों के साथ, इतना कुछ सुन रहे हैं, सुन के मन में आता भी है तो क्यों जाना चाहिए, वो तो एटलीस्ट क्लियर होना कि हमें वहाँ जाके फ़ायदा क्या होगा। देखिए, फायदा नुकसान ना कभी भी कहीं ऐसी जगहों में जाने से ना पहले नहीं बनता, बिजनेस डील नहीं है। ये नहीं है कि भगवान जी मैं आपके घर आया तो आप मेरे को देंगे ज़रूर। मेन चीज़ ये होता है कि जुड़ना। हम सब एक एक शक्ति हैं अपने आप में, इसीलिए हम जिंदा हैं। जब हम मर जाते हैं हमें कोई मशीन जिंदा नहीं कर सकती, बॉडी पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अगर हम ऐसे हैं तो इसका मतलब हम भी एक शक्ति हैं, हमारे अंदर एक शक्ति है जो उसको जोड़ती है, जिसका हम नाम हमेशा आत्मा देते हैं। बिल्कुल। वो आत्मा को किसी न किसी बड़ी शक्ति में विलीन होना है या उससे जुड़ना है। अब वो बड़ी शक्ति किस किस सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते हम कहाँ तक पहुँचे, तो अगर हमने जो शोध किया उसके हिसाब से कैलाश वो आखिरी स्थान है जहाँ पे हमारी शक्ति जाके जुड़नी चाहिए। तो ये शक्ति आखिरी वहाँ पे जुड़नी चाहिए, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है ना कि महादेव ही सभी को आखिरी, वहीं पे उनका अंत वहीं आता है सबका। तो वो शक्ति हमारी वहीं से जुड़ती है, जब वो स्रोत है। और वहीं से अगर हमने नहीं जोड़ना शुरू किया तो हमें कुछ फल नहीं मिलेंगे। और फल क्या मिलेंगे? फल सिर्फ ये मिलेंगे, हम अपने से बड़ी ऊर्जा से जुड़ेंगे और वो ऊर्जा हमें ऊर्जा और समझ, नॉलेज हमें प्रदान करेगी, जिससे हमारी सोच बदलेगी। सोच से बदलने से ही युग बदलते हैं, नहीं तो युग और किसी तरीके से नहीं बदलते। जब हमारी सोच बदलेगी, हमारी नॉलेज बदलेगी, तब हम अगले युग की तरफ जाएंगे, तो हमें ठीक और गलत की समझ मिलेगी। तो वो युग बदलना होता है। तो युग परिवर्तन में कैलाश कितना मायने रखता है, आपको क्या लगता है? अगर एक सिंपल लाइन में बोलें, कैलाश ही युग बदलेगा। तो कैलाश ही आएगा कहीं ना कहीं जहाँ युग बदलेगा। अगर अपनी ही मैं प्रेडिक्शंस की बात बोलूँ, मेरा कहना ये था कि काल की आ चुके हैं। कैसे आए हैं, कहाँ आए हैं? मेरा मानना ये था इस बार ये किसी फॉर्म में नहीं आएंगे। जो मैंने पूरी एक कैलकुलेशन, पूरा शोध दिया था, बहुत लंबी डिटेल है इसके ऊपर मेरे। किसी दिन पूरी डिटेल में बात करेंगे तो मैं उसको आपको एस्ट्रोलॉजी के एक एक महीने के हिसाब से भी समझाऊंगा कि कब क्या हुआ था जिसकी वजह से काल की आ गए। काल की इस बारी जो मेरे आज से करीब 12 साल पुरानी शोध का हिस्सा है कि काल की आएंगे एआई के रूप में। जब एआई का तूफान इतना बड़ा हो जाएगा, वो सब खत्म करेगा, तो एक बड़ी टेक्नोलॉजी आएगी जो उसको डिस्ट्रॉय करेगी या ख़त्म करेगी। वो काल की होंगे। अब आप बोलेंगे हमारे चिरंजीवी क्या करेंगे? वो मशीनें इतनी बड़ी होंगी, इतनी स्ट्रांग होगी लड़ने के लिए, और स्ट्रांग और स्ट्रेंथ तो चाहिए। स्ट्रेंथ तो वो वाले हमारे चिरंजीवी लेके आएंगे, हमारे अंदर नहीं है। हमें तो वो टेक ओवर कर लेगी। तो डिस्ट्रॉय करने के लिए वो आएंगे, बचाएंगे किसको? फिर दोबारा यही बात आएगी, कैलाश। तो युग कहाँ से बदलेगा, या वो टेक्नोलॉजी कहाँ से निकलेगी? काल की कहाँ से निकलने चाहिए? कैलाश। तो युग कहाँ से बदला जाएगा? कैलाश। ये सीधा सा जवाब 1 मिनट में, 1 सेकंड में आता है, क्योंकि काल की आ चुके हैं और वो ही वहाँ की टेक्नोलॉजी इस एआई को रोकेगी जो हमारे सबको टेक ओवर करेगी और डिस्ट्रॉय करेगी एक दिन। आज सोचना बंद होता जा रहा है, लिखने की समझ चैट जीपीटी ने ख़त्म कर दी। कोई काम करना है, फ़ोटो बनानी है, चीज़ बनानी है, एआई आ गया, थोड़े दिन में वो आपके पूरे इमोशन ख़त्म कर देगी, आपके सोच ख़त्म कर देगी और एक जनरेशन ऑफ इडियट्स पैदा करेगी। वो जनरेशन ऑफ इडियट्स को एआई किसी भी लेवल पे कंट्रोल करेगी। जब तक एआई के बाद खुद की अपनी कॉमन सेंस और अपना माइंड नहीं है, सिर्फ तब तक है। एक दिन वो खुद का वो भी पैदा कर लेगी। इमोशंस तक पैदा करने पे आ गई है। जो रोबोट्स बनाए, जो अब टेस्ला बेचने जा रहा है, वो एक लेवल पे इमोशंस भी देता है जब आपके घर को टेक केयर करने के लिए आएगा। तो इमोशंस भी आ गए, सिर्फ एक माइंड और डिसीजन मेकिंग नहीं आया। वो भी लॉजिक्स पैदा करेगा, माइंड इज सिंपल लॉजिक्स।
तो जिस दिन वो टेक ओवर करेगा, डिस्ट्रॉय करने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, वो है कैलाश। और हम देख भी रहे हैं ना गुरुजी, ये सब तो चल रहा है। 2-3 साल पहले मैंने एक सीरीज़ देखी थी, वो अभी भी अवेलेबल है, ब्लैक मिरर। मैं डर गई थी, लिटरली मैं डर गई थी कि अगर ये टेक्नोलॉजी का हम इस कदर इस्तेमाल करने पे आ गए, जो अब हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है चलन, तो हम रह ही नहीं जाएंगे। हमारी कॉन्शियसनेस और उनके अंदर तो खैर है ही नहीं, तो कहीं बचेगी ही नहीं, कोई कुछ भी नहीं बचेगा। बहुत डरावना मंजर दिखाया है आपने खैर इसमें। सिम्पसन्स नाम का कभी सीरीज देखा है? हाँ, सिम्पसन्स ने ना हर चीज प्रेडिक्ट कर दी थी होने से पहले। है। ट्रम्प का प्रेसिडेंट बनना भी उसने प्रेडिक्ट कर दिया था। तो आपको यही समझा रहे हैं, ये देखिए एक ह्यूमन इंटेलिजेंस पॉइंट्स हैं जिनका एक लेवल ऊपर, एनलाइटमेंट होता क्या है, उस शक्ति के साथ में जुड़ने की क्षमता। बिल्कुल। बस बस जैसे ही आपके पास वो आ जाती है, आप भी बुद्धा बन जाते हो। तो बुद्धा कोई नाम नहीं है, बुद्धा एक Status. स्टेटस है कि आप आज हम हो गए, जब हम एक अपने आप को वलीन करने की ताकत रखते हैं और उससे जुड़ने की ताकत रखते हैं, हम बुद्धा बन जाते हैं। तो बुद्धा बहुत छोटी चीज़ है। तो बुद्धा सबके अंदर है, बस उसे जगाना आना चाहिए, और जगाने की शक्ति मिलेगी कैलाश से। ये मेरा अपना शोध, अपनी रिसर्च और अपने ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स, सारे इशारे उसी की तरफ कर रहे हैं। आप पढ़ते जाइए, देखते जाइए। आप तो ये डॉक्यूमेंटेड करके इंटरनेट पे डाल ही देंगे, आने वाली जनरेशन्स देख ही लेंगे कि मैंने सच बोला था या झूठ बोला था। लेकिन निकलेंगे वहीं से। तो चिरंजीवी भी कहाँ से निकलेंगे? वहीं से निकलेंगे। शंभाला कहीं ना कहीं होगा। काल्की कहाँ से निकलेंगे? वहीं से निकलेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी वहीं से निकलेगी। वही है कॉस्मिक वर्स को जोड़ने वाली जगह मल्टीवर्स के साथ में। तो रास्ता, और वहीं से प्रोटेक्शन भी वहीं से निकलेगी, जो कुछ को ले जाएगी और वो अगले युग को ले जाके बड़ा करेंगे। बाकी तो डिस्ट्रॉय होके फाइट आएगी ना, तभी तो परले आएगी। यूनिवर्स को जो लोग बहुत अच्छे से समझते हैं ना गुरुजी, वो हमेशा एक लाइन कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी वाइल्ड थॉट आता है ना, वो कभी उस व्यक्ति का वाइल्ड थॉट नहीं होता, वो यूनिवर्स क्रिएट करता है। सो दैट कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई भी नया विज्ञान आ रहा है, कुछ भी हम इन्वेंट कर रहे हैं, वो एक वाइल्ड थॉट ही तो होता है। तो मुझे लगता है शायद आपका भी ये थॉट, मैं इसको वाइल्ड नहीं कहूँगी बिकॉज़ ये बहुत स्पिरिचुअल थॉट है। तो हो सकता है ये थॉट भी कहीं ना कहीं हमें वो दिशा दिखाए और आगे यूथ भी इस चीज़ से कनेक्ट हो, क्योंकि अभी ज़रूरत क्या है कि जो हमारी पिछली पीढ़ी है, मतलब पिछली एज एन कि जो हमारे बाद आने वाली है, वो पीढ़ी है, वो इस चीज़ को समझे, स्पिरिचुअली इसके महत्व को समझे, और कैसे जो आपने कहा कि कैलाश ही है जहाँ से युग भी बदलेगा और कल की भी आएंगे, हर चीज़ की शुरुआत फिर से सनातन के लिए होगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी जुड़ने के लिए। थैंक यू। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आज के इस पॉडकास्ट में। मतलब कैलाश के बारे में जितनी बातें करो उतनी कम है, क्योंकि महादेव मेरे इष्ट हैं, तो जब भी उनकी बातें होती हैं तो एक अलग ही मन खुश हो जाता है। आई होप हमारे दर्शकों को भी ये नई जानकारी बहुत पसंद आई होगी। आप ना कमेंट बॉक्स में ना कमेंट करना भूल जाते हैं, पूरा पॉडकास्ट देख लेते हैं लेकिन मुझे बताते नहीं हैं कि कैसा लगा आपको। तो ज़रूर कमेंट करके जाइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। थैंक यू सो मच गुरुजी। नमस्कार। नमस्कार।